नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत और सबसे पहले बात करेंगे उत्तरकाशी के सिलकियारा में फंसे मजदूरों की। मजदूरों को निकालने का जो काम है वो 8 दिनों से चल रहा है और उनके परिजनों की जो उम्मीद है वो कहीं ना कहीं उन्हें निराशा बार बार हाथ लग रही है। हालांकि उम्मीद वो अभी भी बांधे हुए हैं, लेकिन 8 दिनों का इंतजार बहुत लंबा होता है। उनकी सेहत पर भी कहीं ना कहीं इसको लेकर खासा असर पड़ रहा है और अब दोनों ओर से ड्रिलिंग का काम जो है वो शुरू कर दिया गया है। इससे पहले सुरंग में 60 मीटर तक गिरे मलबे को ड्रिल करने के लिए जो बड़ी मशीन मंगवाई गई थी वो भी कारगर साबित नहीं हुई। ऐसे में दूसरे और भी विकल्पों पर काम किया जा रहा है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने मजदूरों को बचाने के लिए सभी संसाधन लगा दिए हैं। ओएनजीसी, सतलुज जल विद्युत निगम, रेल विकास निगम लिमिटेड, नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड और टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड को अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई हैं। NHIDCL सुरंग में मलबे से होकर 6 इंच की एक और पाइपलाइन बना रही है ताकि खाना पानी पहुंचाने का काम जो है वो आसानी से हो सके। हमारे सहयोगी किशोर रावत लगातार वहां पर बने हुए हैं। किशोर, 8 दिन हो रहे हैं और इंतजार जो है वो लगातार लंबा होता जा रहा है। क्या कोशिशें अब की जा रही हैं और अब क्या कोई उम्मीद लग रही है कि 1 से 2 दिनों में मजदूरों को बाहर निकालने का काम शुरू हो सकता है? देखिए, यही सवाल लगातार जो चल रहा है कि कब मजदूरों को बाहर निकाला जा सकेगा। ना सिर्फ उनके परिजन बल्कि जो अंदर मजदूर 41 फंसे हैं वो उनके मन में भी यही सवाल है। लगातार हर वो प्रयास किया जा रहा है जहां से उन मजदूरों को निकाला जा सके। सिलक्यारा टनल की अगर बात करें तो सिलक्यारा टनल के अंदर जो ऑगर मशीन और फूड पाइप है उस पर काम किया जा रहा है। फूड पाइप उन्होंने लगभग 60 मीटर तक डाल दिया, 6 इंच का। उसके अलावा जो दूसरा एक मार्ग है जो वर्टिकल ड्रिलिंग का है, ठीक मैं उसी वक्त उसी जगह पर मौजूद हूँ और NDTV टीम यहाँ पर मौजूद है। और ये तस्वीरें देख सकते हैं पीछे मेरे, जो आप देख रहे होंगे जंगल, पूरे यहाँ पर तमाम जो लोग हैं यहाँ पर मौजूद है। NDRF के लोग मौजूद है। जो डाउन स्ट्रीम है, ये डाउन स्ट्रीम की अगर बात करूँ, यहाँ पर ये रेड फ्लैग लगाए और यहीं से ड्रिलिंग होगी। अगर मैं जिस जगह पे अभी मौजूद हूँ ठीक इसी जगह पर बमुश्किल से 10 मीटर नीचे यहाँ पर ड्रिल किया जाएगा और लगभग ये 1 किलोमीटर वाला सड़क बनाई जा रही है, मशीन लाई जा रही है और यहाँ पर इनको यहाँ पर इंस्टॉल करना है और यहाँ से ड्रिलिंग करनी है। पहला जो इनका है कि यहाँ से सीधा फूड पाइप और यहाँ से भी डाला जाएगा और वहाँ से ड्रिलिंग किया जाएगा। चूँकि ड्रिलिंग के लिए पूरी तरह से जंगल वाला इलाका है और ठीक जो टनल के ऊपर है। और जिस तरीके से 5 प्लान बनाए जा रहे थे जिसमें एक वर्टिकल था, 2 हॉरिजॉन्टल थे, एक बरकोट की साइड से था, ड्रिलिंग था। जिस तरीके से यहाँ पर सिलक्यारा टनल से दोनों सेम जैसे ही उनका प्लान है। लेकिन ये चीज़ें कहा जा रही है कि बहुत जल्दी यहाँ पे काम होगा। लेकिन जिस तरीके से अभी हम खुद यहाँ पर काफ़ी लंबा पैदल चल के आए, पहाड़ चढ़ के आए, तो लगभग 150 मीटर से ऊपर पहाड़ खड़ी चढ़ाई है। 90 डिग्री अगर बात की जाए तो 90 से 80 डिग्री की चढ़ाई है। वहाँ से बमुश्किल से चढ़ते हुए आए और काम बहुत कठिन है। कहना आसान है कि बहुत जल्दी होगा, लेकिन काम बहुत कठिन है क्योंकि पहले सड़क बनानी है, उसके बाद गुजरात और उड़ीसा से बाय रेल के मार्ग से वो मशीन लाई जाएगी। करीब 75 टन की मशीन है, उसको टुकड़ों में लाया जाएगा, उसका असेंबलिंग है, पहले उनको लाना है। ये बहुत लंबा प्रक्रिया है और जिस तरीके से पहले दिन कहा गया था कि इस ऑपरेशन में थोड़ा लंबा समय लग सकता है, तो संभवतः ये लंबा समय ही लगेगा। लेकिन उम्मीद ये है कि जो ऑगर मशीन काम कर रही है उस ऑगर मशीन से अगर काम हो जाए और जिस हिसाब से उम्मीद जगाई जा रही है कि उस ऑगर मशीन से काम होगा, तो ये चीज़ अच्छी है क्योंकि इंतज़ार की घड़ियाँ बढ़ती जा रही है। आज 9वां दिन है और पिछले रविवार को सुबह 5:30 बजे वो फंसे थे, दिवाली के दिन। तो आज सोमवार है, तो इस हिसाब से लगा सकते हैं कि कितना दिन हो गए और कितनी परेशानी में वो गुजर रहे हैं, खासकर उनके परिजन। रेस्क्यू टीमें भी यहाँ पे लगी हुई है, PMO की डेलीगेशन यहाँ पे मौजूद है। लगातार यहाँ पर हर चीज़ें एक्सपर्ट से राय ली जा रही है। तो ये संभवतः ये सारी वो चीज़ें हैं जिसमें लोगों को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन ये जो टास्क है ये आसान नहीं है, बेहद ही मुश्किल है। बिल्कुल, बहुत ही चुनौतीपूर्ण ये स्थिति इस वक्त खड़ी हो गई है और 41 मजदूरों को बचाना सबसे बड़ी यहाँ पर प्राथमिकता है। किशोर, उन मजदूरों से अभी भी उसी तरीके से बात हो पा रही है जैसे शुरुआती दिनों में हो रही थी और उन तक खाना पीना, दवाइयाँ और अभी भी खाना, ऑक्सीजन पहुंचाया जा पा रहा है? बिल्कुल, खाना पीना उनको पहुंचाया जा रहा है, उनको दवाइयाँ दी जा रही है। हर आधे घंटे से 45 मिनट में उनसे बातचीत भी की जा रही है। फूड भी सप्लाई हो रहा है और ऑक्सीजन लगातार सप्लाई है। क्योंकि जिस तरीके से ऑपरेशन थोड़ा लंबा खींचेगा उस हिसाब से अलग अलग और बड़े फूड पाइप्स डाले जा रहे हैं
और उनको ड्राई फ्रूट्स या फिर भुने हुए चने, उबले हुए चने, मूंगफली, नमकीन, इनके अलावा भी कुछ और जो फूड है उसको सप्लाई करने के लिए पाइप्स डाले जा रहे हैं और उनको उनका सप्लाई किया जाएगा। ऑक्सीजन की सप्लाई लगातार है, बिजली की सप्लाई लगातार है, लेकिन उनको सबसे पहले जो मेंटली तौर पर उनको मजबूत रखना है वो बेहद महत्वपूर्ण है। उसके लिए भी उनकी काउंसलिंग लगातार उनसे बात की जा रही है। डॉक्टर की टीम हर आधे घंटे 45 मिनट पर वहाँ जाती है, उनसे पूछती है कि अगर किसी को कोई दिक्कत है, किस तरीके की दिक्कत है, किस तरीके की उनको परेशानी हो रही है, तो उस हिसाब से उनको दवाइयाँ सप्लाई की जा रही है। बिल्कुल किशोर, और कम से कम इस घटना के बाद अब ये कम से कम हम उम्मीद कर सकते हैं कि आगे इतना बड़ा खतरा मोल न लिया जाए। विकास के नाम पे जो अंधाधुन निर्माण जो चल रहा है उस सब में कम से कम सावधानियां बरती जाएं। किशोर, ये बहुत जरूरी होगा आगे आने वाले दिनों में। बिल्कुल, हिमालय जो पूरा है वो फ्रजाइल जोन है। हिमालय एक न्यू बॉर्न माउंटेन्स की रेंज है बहुत बड़ी, और ऐसे में यहाँ पर हर वो टेक्निक और हर वो सलाह जो वैज्ञानिक दे रहे हैं उसका यूज़ करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आज ये 41 लोग फंसे और भगवान ने चाहा ये बहुत जल्द बाहर आ जाएंगे। लेकिन अन्य लोगों और जिस तरीके से शिकायतें आ रही है तमाम तरह की, चाहे वो एनटीपीसी का टनल हो, वहाँ पे प्राकृतिक आपदा आई थी, इसके अलावा अन्य टनलों में की वजह से दरारें आई है आसपास के गाँव में, अंडरग्राउंड वाटर्स जो वो पंचर हो गए हैं, वो पानी नहीं है उन गाँव में, और इसका साइड इफ़ेक्ट लंबे टाइम तक भुगतना पड़ता है। हिमालय चूँकि फ्राइजाइल जोन है, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से अंदर टेक्निक यूज़ करी थी, ब्लास्टिंग की गई थी, खुद हमारे पास जिस तरीके से यहाँ के जो अधिकारी उन्होंने कहा था कि हल्की फुल्की ब्लास्टिंग है, चाहे ब्लास्टिंग कैसे भी हो वो नुकसान लंबे समय लिए करती है, क्योंकि अंदर पहाड़ चटकते तो वो लंबा दूर तक जाते हैं, उनका असर बहुत दूर तक होता है। तो ऐसे में अभी इन चीज़ों को समझना होगा। प्रकृति से लड़ नहीं सकते, लेकिन प्रकृति के अनुरूप चलना बेहद ज़रूरी होगा, उसी के अनुरूप विकास करना बेहद ज़रूरी है। नहीं तो इस तरीके की घटनाएं आमने सामने आती रहेगी और भुगतना मानव समाज को ही होगा। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार और एलजी एक बार फिर आमने सामने नजर आ रहे हैं, और इस बार जो मामला है वो मुख्य सचिव से जुड़ा हुआ है। उनसे जुड़ा जो कथित भ्रष्टाचार का मामला है उसमें एलजी ने केजरीवाल सरकार की जो विजिलेंस रिपोर्ट है उसको स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। एलजी ने केजरीवाल सरकार की सिफारिश को पूर्वाग्रह से ग्रस्त और योग्यता रहित बताया है। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने मुख्यमंत्री केजरीवाल को नोट लिखा है और उन्होंने यहाँ पर साफ तौर पर यह कहा है कि ये जो रिपोर्ट दी गई है मुख्य सचिव के खिलाफ ये पूर्वाग्रह से ग्रस्त है। एलजी ने यहाँ पर यह भी कहा है कि मुख्य सचिव और डिविजनल कमिश्नर जो है उनकी सिफारिश पर मैंने पहले ही सीबीआई जांच की सिफारिश का अनुमोदन किया है और इस मामले में सीबीआई जांच चल रही है, इसलिए मेरे सामने विचार के लिए रखी गई सिफारिश पूर्वाग्रह से ग्रस्त है और योग्यता से रहित है। तो क्या है ये पूरा मामला और क्या कुछ अभी इस वक्त इसमें चल रहा है, बता रहे हैं हमारे सहयोगी शरद शर्मा। अगर उपराज्यपाल केजरीवाल सरकार की रिपोर्ट नहीं मान रहे हैं तो फिर इसका मतलब ये है कि जो रिपोर्ट आतिशी ने सौंपी थी एक विजिलेंस मंत्री के तौर पर उसको मान्यता नहीं दे रहे हैं, और अगर एलजी नहीं मान रहे हैं इस रिपोर्ट को तो फिर जो मांग या सिफारिश इस रिपोर्ट में की गई थी वो जो है नहीं मानी जाएगी। और सिफारिश ये की गई थी कि मुख्य सचिव नरेश कुमार को उनके पद से हटाया जाए और निलंबित किया जाए। हम सभी जानते हैं कि मुख्य सचिव जो हैं उनको लेकर जो निर्वाचित सरकार है वो उसका रुख अभी तक क्या रहा है और मुख्य सचिव का निर्वाचित सरकार के प्रति रुख क्या रहा है। तो एक तरह से एक ये मौका मिला था, ये जो मामला सामने आया था कथित भ्रष्टाचार का, तो इसके जरिए एक मौका मिला था चुनी हुई सरकार को कि वो जो मुख्य सचिव हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश करके और उनको जो है एक तरह से घेर सके, और उसी के तहत जो है उपराज्यपाल को रिपोर्ट भेजी गई थी और जिसमें कहा गया था कि इनके लिंक्स नजर आ रहे हैं और इनकी जांच होनी चाहिए कि जो दिल्ली के द्वारका में बामलोनी में जो 19 एकड़ जमीन का अधिग्रहण हुआ है उसमें 897 करोड़ रुपए का जो विंडफॉल गेन है वो होने का अनुमान है, और मुख्य सचिव के बेटे की कंपनी से जुड़ी हुई है लैंड ओनर की कंपनी, तो इसलिए इसमें सिफारिश की गई थी। लेकिन अब ये नहीं मानी गई है सिफारिश, तो इसका मतलब ये है कि आगे इस मामले में कार्रवाई जो है वो उपराज्यपाल की तरफ से नहीं होने वाली है।
राजस्थान की बात करते हैं, जहां पर विधानसभा चुनाव का रण अब अंतिम चरण में पहुंच चुका है। प्रचार के आखिरी दौर में बीजेपी, कांग्रेस समेत सभी राजनीतिक दल जोर शोर से प्रचार में लगे हुए हैं और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज राजस्थान में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। प्रधानमंत्री मोदी पाली, पीलीबंगा और बीकानेर में रैलियां करेंगे और रोड शो भी करेंगे। वहीं नड्डा राजसमंद, उदयपुर में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे और आदित्यनाथ दौसा और रामगढ़ में जनसभाएं करते हुए नजर आएंगे। दूसरी तरफ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी जनसभा को संबोधित करेंगे। राजस्थान में 25 नवंबर को मतदान होना है। तुर्की से भारत आ रहे कार्गो शिप गैलेक्सी लीडर को यमन के हूती बागियों ने रेड सी में हाईजैक कर लिया है। इस जहाज में अलग अलग देशों के करीब 50 लोग हैं जो चालक दल में शामिल हैं। अभी ये साफ नहीं है कि इस कार्गो शिप में कोई भारतीय है या नहीं। इजराइल की सेना ने हाईजैक की इस खबर की पुष्टि करते हुए कहा है कि यमन के करीब दक्षिण रेड सी में कार्गो शिप का अपहरण बहुत ही गंभीर घटना है, जिसके वैश्विक नतीजे होंगे। ये जहाज तुर्की से भारत की ओर जा रहा था, जिसमें कई देशों के लोग हैं, लेकिन इसमें कोई भी इजरायली नागरिक नहीं है। ये इजरायली जहाज भी नहीं है। इजराइल के मुताबिक ये जहाज एक ब्रिटिश कंपनी का है, जिसे एक जापानी फर्म ऑपरेट करती है। इजराइल ने आरोप लगाया है कि यमन के हूती मिलिशिया ने ईरान के निर्देश पर हाईजैक किया है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक ये जहाज जिस ब्रिटिश कंपनी का है, उसमें इजराइल के उद्योगपति अब्राहम उंगार का भी हिस्सा है। इस जहाज को जापान की कंपनी को लीज पर दिया गया है। ईरान के समर्थन वाले हूती मिलिशिया ने इस महीने कहा था कि वो रेड सी में इजराइल से जुड़े जहाजों को निशाना बनाएगा और उन पर तब तक हमले करेगा जब तक इजराइल अपनी कार्रवाई नहीं रोक देता। इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी दे रही हैं कादम्बिनी शर्मा। जहाँ पर ये इलाका है, जो रेड सी का ये शिपिंग रूट है, वो काफी एक बिजी और क्रूशियल इलाका है जहाँ से इस तरह के जहाज गुजरते हैं। ये जो जहाज है उसमें बहामास का फ्लैग लगा हुआ है। इस जहाज का नाम गैलेक्सी लीडर है और ये एक व्हीकल कैरियर है, यानी कि इसमें गाड़ियां आती जाती हैं। ये तुर्की से चला था भारत के लिए और ये माना जाता है कि एक इजरायली बिलियनियर है, उनका ये है, जबकि इजराइल की तरफ से इस बात से इनकार किया जा रहा है कि किसी भी इजरायली से इनका कोई लेना देना है। और उनका ये कहना है कि ये ब्रिटिश ओन्ड है, जापानीज ऑपरेटेड है, लेकिन जो ओनरशिप डिटेल्स जो पब्लिक में होती हैं उसका जब डेटाबेस देखा गया है तो उसमें जो जानकारी है उसके मुताबिक इसका कुछ हिस्सा जो है वो रे कार कैरियर्स का है, जिसके फाउंडर अब्राहम रामी है, जो कि इजराइल के सबसे अमीर नागरिकों में से एक है। हालांकि उनकी तरफ से कोई भी कमेंट इस बारे में नहीं किया गया है और अभी तक जो जानकारी आई है उसके मुताबिक जो क्रू मेंबर्स हैं उनमें कई नेशनैलिटीज हैं, जिनमें फिलीपींस के नागरिक हैं, मैक्सिकन नागरिक हैं, यूक्रेनियन हैं, बल्गारियंस हैं। तो ये बताया जा रहा है कि उसमें इजरायली नागरिक कोई नहीं है। लेकिन जो हूती जो रेबल है उनकी तरफ से जो भी कहा गया है उसके मुताबिक उनका मानना है कि ये एक इजरायली ओन्ड शिप है, इसलिए उन्होंने इसे हाईजैक किया। हालांकि ये भी सच है कि इस इलाके में पायरेसी बहुत ज्यादा होती है, यानी कि जो समुद्री डाकू है वो बहुत ज्यादा एक्टिव है और पहले भी इस तरह की चीजें होती रही हैं। लेकिन क्योंकि अब एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और हूती जो रेबल है वो ईरानियन बैक्ड है, तो अब उन्होंने ये कहा है कि जिस तरह से गाजा पर हमला हो रहा है वो नहीं रुका तो ये चलता रहेगा और जो क्रू मेंबर्स हैं उनको उन्होंने होस्टेज लिया है। एक इवॉल्विंग सिचुएशन है, देखना होगा कि किस तरह से इन क्रू मेंबर्स को छुड़ाया जा सकता है। अभी किसी भारतीय के होने की जानकारी नहीं है, लेकिन पूरी डिटेल्स इस मामले में अभी नहीं आई हैं। जो क्रू मेंबर्स हैं उनकी संख्या में भी अभी कुछ रिपोर्ट्स हैं जो कह रही हैं कि 52 है, जो इजराइल से रिपोर्ट्स आ रही हैं, लेकिन कुछ जो इंटरनेशनल रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक 25 क्रू मेंबर हो सकते हैं और अलग अलग नेशनैलिटीज के हैं। एक चीज जो इजराइल कह रहा है वो ये कि कोई इजरायली सिटीजन नहीं है, लेकिन बाकी कौन है अभी ये डिटेल आनी बाकी है। हमास और इजराइल के बीच जारी युद्ध में इजरायली सेना ने कहा है कि बंधक बनाए गए उनके नागरिकों को गाजा के अल शिफा अस्पताल में रखा गया था। इजरायली सेना ने कुछ तस्वीरें भी जारी की हैं और दावा किया कि इसमें दिख रहे कुछ नागरिक इजराइल के हैं। इसके अलावा इजरायली सेना ने अस्पताल में 50 मीटर लंबी सुरंग मिलने की भी बात कही है और साथ ही भारी मात्रा में हथियार और कम्युनिकेशन के लिए उपकरण भी मिले हैं। वहीं हमास ने इजरायली सेना के दावों को झूठा बताया है। उमाशंकर सिंह दे रहे हैं ज्यादा जानकारी।
जी बिल्कुल, देखिए इस बात को लेकर इजराइल की बड़ी आलोचना हो रही है कि अल शिफा अस्पताल पर उसने अटैक किया है और वहां जो आम लोग हैं उसकी जान को भी खतरा हुआ है, उनकी भी जान गई है। और इसलिए बार बार इजराइल की तरफ से ये साबित करने की कोशिश हो रही है सबूतों के साथ कि किस तरीके से अल शिफा अस्पताल को जो हमास है उसने ढाल बनाकर अपने ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल किया है और इस अस्पताल के नीचे भूतल में जो है उसका जो कमांड हेडक्वार्टर है वो चलता है। तो इसलिए आज भी जो है इजराइल की सेना की तरफ से वीडियो जारी किए गए हैं और ये बताने की कोशिश की गई है कि किस तरीके से ये अस्पताल जो है वो कमांड सेंटर के तौर पे काम करता रहा है। वीडियो ऐसे भी जारी किए गए हैं जिसमें जो कि 7 अक्टूबर का है और जिसमें कुछ लोगों को लाते हुए दिखाया जा रहा है जो कि बंधक हैं। इजराइल के मुताबिक उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की है कि जो 7 अक्टूबर को जिनको अगवा किया गया इजराइल से और गाजा पट्टी ले जाया गया उनमें से कुछ को अल शिफा हॉस्पिटल भी ले जाया गया। एक बयान जारी करके आईडीएफ प्रवक्ता ने कहा है कि जो नोवा 19 साल की जो आईडीएफ की सैनिक थी उसकी हत्या भी अल शिफा हॉस्पिटल में की गई, क्योंकि जब जमीनी ऑपरेशन के जरिए बंधकों को छुड़ाने के करीब जो सेना पहुंची थी जिन्होंने नोवा को बंधक बनाया हुआ था उनकी वो मारे गए और जो नोवा है वो घायल हुई और जो फोरेंसिक जांच है उसमें ये पता चला है कि नोवा की जो जख्म था वो जानलेवा नहीं था, उसको अल शिफा हॉस्पिटल ले जाकर वहां पे उसको मारा गया। तो इसके जरिए इजराइल ये साबित करने की कोशिश में है कि जो उसका हमला है अल शिफा हॉस्पिटल पे और उसके आसपास वो जायज है, क्योंकि वहां से जो हमास है वो अपनी गतिविधियां आतंकी गतिविधियां जो है वो चलाता है। जहां तक टनल की बात है तो कई टनल के मुहाने को नष्ट करने की बात इजराइल की तरफ से की गई है। 50 मीटर गहरी टनल जिसकी बात आपने भी की, उसका भी वीडियो जो है वो इजराइल की तरफ से जारी किया गया है। हालांकि हमास की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि कुछ टनल्स की बजाय जो वाटर रिजर्व है जहां पे पानी संचय करके रखा जाता है ऐसी जगहों को भी इजराइल की सेना ने नुकसान पहुंचाया है। तो ये दावे प्रति दावे जो है लगातार निकलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन एक बात तो तय है कि इजराइल अपनी तरफ से साफ कर चुका है कि वो हॉस्पिटल्स पर, खासतौर पे उन हॉस्पिटल्स पर जहां से हमास की जो गतिविधियां वो चलती है उस पर हमले जारी रखेगा। दुनिया चाहे कुछ भी कह ले, दुनिया की तरफ से ये बार बार कहा जा रहा है कि युद्ध अपराध कर रहा है। खासतौर पर अरब देशों की तरफ से कहा जा रहा है कि इजराइल जो है युद्ध अपराध कर रहा है अस्पतालों पर हमले करके, लेकिन अपनी बात पर इजराइल जो है कायम है और लगातार इस बात के सबूत भी अपनी तरफ से देने की कोशिश कर रहा है। तो कल भारत के हाथ एक बड़ी निराशा हाथ लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उसके बाद ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि भारत प्रिय टीम इंडिया, वर्ल्ड कप के दौरान आपकी प्रतिभा और दृढ़ संकल्प उल्लेखनीय था। आपने बेहतरीन जज्बे के साथ खेला और देश का गौरव बहुत बढ़ाया। हम आज और हमेशा आपके साथ खड़े हैं। और हम सीधे चल रहे हैं अहमदाबाद, जहां पर हमारे सहयोगी विमल मोहन जो है वो मौजूद हैं। विमल, आप और हम यही बात कर रहे थे पिछले दिनों कि इससे अच्छी टीम नहीं हो सकती। अब तक की बल्लेबाजी तो हमारी स्ट्रेंथ रही है, लेकिन गेंदबाजी जिस तरह की थी वो पहले कभी नहीं रही। लेकिन आप ये बात कह रहे थे कि शायद दिन खराब होगा या किस्मत खराब होगी तभी टीम इंडिया हार सकती है, और कुछ ऐसा ही देखने को मिला कल। बिल्कुल, अब इस तरह की जो मायूसी है, हालांकि इसके बावजूद यहाँ जो ज़िंदगी है चलने लगी है और क्रिकेट ग्राउंड भी हम आपको आज दिखाएंगे जहाँ पे क्रिकेटर्स पहुँच रहे हैं, बच्चे। यही एक, जैसे मैं अभी पहले भी कह रहा था, जो राज कपूर कहा करते थे बॉलीवुड डायरेक्टर, द शो मस्ट गो ऑन, तो शो चल रहा है यहाँ पे। लेकिन एक मायूसी ज़रूर है। जैसे 20 साल पहले जो हार हुआ था उस फाइनल को भी मैं देखने गया था, जोहानिसबर्ग सेंचुरियन, और वहाँ के बाद भी एक जो मायूसी ज़रूर है। लेकिन आप आज कितने भी फैन से बातचीत करें वो ये कहेंगे कि ये टीम जो थी, जो टीम इंडिया, ये इस टूर्नामेंट की बेस्ट टीम थी। और हमारे साथ अरुण भी है, लगातार हम सर, सिर्फ अरुण नहीं, बहुत ही सैड अरुण है सर, बहुत ही मायूसी जो है ऑफ कोर्स वो सर हम सबके चेहरे पर ही है। मतलब हलक से खाना नहीं निकल रहा, बट ठीक है, कोई बात नहीं। अब हमें मतलब वी हैव टू कंटिन्यू विद आवर लाइफ। हम लोगों ने प्लान कर लिया था कि कैसे कैसे इंटरव्यू करना है, कैसे बात करनी है। हमने सारे खाने के प्लान, बिकॉज़ हम अहमदाबाद में है और यहाँ का खाना बहुत कमाल का है। इस वक्त जिस लोग भी कमाल के हैं, लोग भी बहुत स्वीट लोग हैं, और जिस तरीके के यहाँ ब्रेकफास्ट जॉइंट पर भीड़ दिख रही है आपको पता लग जाएगा कि लोग यहाँ खाने के लिए भी कितने पैशनेट है। तो हमने ये भी एक्सपेक्ट किया था कि बहुत ही इलेबोरेट कुछ खाना वाना खाएंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे। बहुत बाहर से भी फैन आए। आप हाँ जी, मैं यूएस से आया हूँ, ये यूके से आए हैं, मैं लंदन से आया हूँ। हम दोनों पिछले 1 महीने से पूरे इंडिया में खाली गेम्स देख रहे हैं क्रिकेट का, और हम सोचे आ जाएंगे 2011 को रिक्रिएट करेंगे, पर 2003 हो गया हमारे साथ। पर कोई नहीं, इंडिया कीप योर हेड हाई,
विराट कोहली हेड आए, किंग कैप्टन अपने वापस जीत के दिखाएंगे। We're still proud of the men in blue, always. तो ये आप देख सकते हैं दुनिया भर से लोग आए थे और 1,30,000 लोग यहाँ थे और 130 करोड़ लोग बाहर टीम की हौसला अफजाई कर रहे थे। लेकिन स्पोर्ट्स में ये कहा जाता है कि स्पोर्ट्स की स्क्रिप्ट आप पहले नहीं लिख सकते हैं और स्पोर्ट्स ही एक ऐसी चीज़ है जो कि इन सब के बावजूद आपको यूनाइट भी करती है। हम सब के चेहरे पे एक मायूसी है, लेकिन ये स्पोर्ट्स एक सूत्र है जो कि हम सबको जोड़े हुए रखता है। चाहे पॉलिटिक्स की बात करें, जो मैं बार बार आपको अदिति कहता हूँ, चाहे खाने की बात करें, आप म्यूज़िक की बात करें, सब में आप कहीं ना कहीं अलग होते हैं। आपको ये म्यूज़िक पसंद है, मुझे ये म्यूज़िक पसंद है, लेकिन स्पोर्ट्स एक जो चीज़ है वो मोस्ट यूनिफाइंग फैक्टर है। और आप देखिए दुनिया भर से लोग आए, काफ़ी पैसे खर्च किए। मैं एक कपल से मिला, उन्होंने बताया कि ज़िंदगी में पहली बार 2nd क्लास स्लीपर में उन्होंने यात्रा की। तो काफ़ी लोग जो हैं, चाहे पैसे वाले हों या बिना पैसे वाले हों, किसी भी उम्र के, किसी भी वर्ग के, वो एक स्पोर्ट्स एक सबको एक अलग तरह का इंस्पिरेशन देता है जो कि क्रिकेट दे रहा है। और जब मैं पहले भी कह रहा था, द शो मस्ट गो ऑन, तो चलती रहेगी ज़िंदगी। आज नहीं मिला, फिर कभी ये टीम बदला लेना चाहेगी। अपना कीर्तिमान मैं बदले के तरह से कभी देखता नहीं उसको, लेकिन एक बार फिर लोगों के लिए, जो यंगस्टर्स हैं, उनके पास एक प्रेरणा की वजह है कि इस सफ़र को और आगे ले जाएं। बिल्कुल विमल, और एक चीज़ और हम देख रहे हैं इस बार की, इससे पहले जब हार हुई है तो हम अक्सर देखते थे कि जो फैंस होते थे कई बार वो बहुत नाराज़ हो जाते थे, विरोधों का भी सामना खिलाड़ियों को करना पड़ता था। लेकिन इस बार हम एक चीज़ और ये भी देख रहे हैं विमल, जिस तरह से ये दोनों फैंस भी आपके साथ खड़े हुए हैं, कि इन्होंने देखा है कि पूरे टूर्नामेंट में टीम इंडिया ने किस तरह का परफॉर्मेंस किया है। तो एक सम्मान, एक रेस्पेक्ट जो है वो पूरी टीम के लिए बना हुआ है, भले ही वो फाइनल्स में नहीं जीत पाए। बिल्कुल एक तरह की मैच्योरिटी है फैंस में। आप लोगों में मतलब निराश जरूर हैं, लेकिन टीम से नाराजगी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या बिल्कुल नाराजगी नहीं। पूरे टीम इंडिया के 11 खिलाड़ी ने अपना 100% दिया और उनसे कुछ नाराजगी नहीं। बिल्कुल आप देखिए 2007 में जब टीम इंडिया हारी थी, लोगों ने घर जला दिए, घर के आगे आग लगाए थे, लेकिन इस बार फैंस का बिहेवियर बहुत मैच्योर्ड है। देखिए 10 मैच जीत के आप फाइनल में आए हो, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी, कोई मजाक नहीं है। 10 मैच एट अ ट्रॉट जीतना और बड़े बड़े मार्जिन से जीतना, तो टीम इंडिया वाज रॉकिंग। फैंस समझने लगे हैं, आप फैंस समझने लगे टीम को, और टीम से नाराजगी नहीं। नाराजगी तो नहीं है, और थोड़ी मायूसी है, बट नाराजगी नहीं है। किसी पर्टिकुलर प्लेयर को आप फॉलो कर रही थी? विराट कोहली एंड रोहित शर्मा। विराट कोहली और रोहित शर्मा के जो जितने टी शर्ट थे यहाँ पे, मुझे लगता है वो एक अलग ही बिजनेस है वो। और मुझे लगता है 90% जो टी शर्ट थे, 95% टी शर्ट थे विराट और रोहित था। लेकिन पूरी टीम ने, मोहम्मद शमी की बात करें, बुमराह की बात करें, सारी टीम ने मतलब ये एक बेस्ट टीम बनकर आई थी। इस टूर्नामेंट की बेस्ट टीम थी, इसमें कहने की कोई बात नहीं। बहुत सारे अवार्ड हैं, सबसे ज़्यादा रन भी विराट कोहली ने बनाए हैं, सबसे ज़्यादा विकेट मोहम्मद शमी ने लिए हैं। एक दिन की बात थी और वो दिन हमारा नहीं था। बस यही एक बात रही विमल की, एक दिन की बात थी और वो फाइनल था, और बेहतरीन प्रदर्शन रहा लगातार। और इसीलिए शायद ये जो बातें फैंस कह रहे हैं, ये अगर हमारे टीम इंडिया के जो खिलाड़ी हैं वो सुनेंगे तो कुछ राहत उन्हें ज़रूर मिलेगी, क्योंकि उनके लिए अभी उबरना इससे थोड़ा मुश्किल होगा। बहुत बहुत शुक्रिया विमल, आपके पास हम आते रहेंगे। तो मुंबई में भी हम देख रहे थे, पूरे देश भर में ही खासा जोश था फाइनल्स को लेकर। तो मुंबई में भारत की हार के बाद फैंस क्या कुछ कह रहे हैं, हमारे सहयोगी सुनील सिंह और रौनक कुकड़े की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में बहुत ही नाउम्मीदी लोगों को हुई, क्योंकि पूरी उम्मीद थी, नहीं भरोसा था कि भारत जीतेगा। लेकिन जिस तरह के ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों ने खेला, भारत की हार हुई। ऑस्ट्रेलिया फिर से वर्ल्ड कप का विजेता बना। यहाँ पर जब खेल की शुरुआत थी तो ये पूरी कुर्सियाँ जो है कि सब भरी हुई थी, लोगों में उत्साह था। लेकिन अब जबकि हार हुई है भारत की, तो देखिए किस तरह की मायूसी लोगों में छाई हुई है। कुछ लोग बहुत पहले ही यहाँ से उठकर चले गए, बहुत देर तक लोगों ने उम्मीद भी की थी, लेकिन फिर चले गए। कुछ लोग हैं यहाँ, इनसे हम बात करते हैं कि सर बहुत उम्मीद थी, भरोसा था कि इस बार वर्ल्ड कप आ जाएगा, लेकिन मायूसी आती। सचमुच में मायूसी आई है। जिस जोश के साथ में भारत ने अपने पहले के 10 मैच खेले थे, आज सभी को ऐसे लग रहा था कि आज जरूर हम विश्व कप जीतेंगे, बट डिसअपॉइंटेड हुए हैं हम सभी लोग। क्या कहेंगे आप? बहुत उम्मीद, डिसअपॉइंटेड है, वेरी वेरी मच डिसअपॉइंटेड, बट
Let us try in 2027. We'll definitely 2027 is in India. उम्मीद नहीं छोड़ा आपने 2024 1%. Why we should leave? We are still going to try in 2027. क्या कहें? सर ऐसा है, भारतीय खिलाड़ियों ने बहुत मेहनत की। खेल आखिर खेल होता है, खेल में हार जीत दोनों का सामना करना चाहिए और आज हम हारे हैं तो इसको भी हमने स्वीकारना चाहिए और इस हार के बाद भी अगली उम्मीद अगला वर्ल्ड कप जीतने की और अगले वर्ल्ड कप में भी फिर हम गोपाल शेट्टी जी के मार्गदर्शन से यहाँ पे इसी तरह से हम बिग स्क्रीन लगाएंगे और जीत का जश्न मनाएंगे, जरूर मनाएंगे। आज का जो आयोजन था वो तो फीका हो गया। सही है, देखो दुनिया तो हमेशा उम्मीद पे कायम है। हम इस तरह से डिसअपॉइंट, मतलब आज के मैच के लिए जरूर डिसअपॉइंट हुए हैं। आगे अगर इस तरह के मैचेस होते रहते हैं और भारत का जोश बहुत ही अच्छा है हमेशा, और अब काफ़ी अच्छे उभरते हुए खिलाड़ी भारत में आ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि भारत का भविष्य क्रिकेट में काफ़ी अच्छा है। अभी भी अच्छा है भारत का भविष्य। अब भारत का भविष्य तो अच्छा ही है, बट अभी ऑस्ट्रेलिया का भविष्य देखो। अब 6 बार चैंपियनशिप जीत चुके हैं, इसके बाद कुछ बचा नहीं वो लोग के पास। भारत का भविष्य अभी आगे देखते जाओ। विराट कोहली एक बार चलो जाने दो, रोहित शर्मा जाने दो, फिर उसके बाद बहुत अच्छा होने वाला है भविष्य। हाँ, क्योंकि हमारा अभी ओलंपिक्स में भी जाने वाले हमारे लोग और वहाँ पे भी जीत के आ सकते हैं। गोल्ड मेडल वहाँ पे भी आ सकता है। ये वर्ल्ड कप के लिए अभी मैं नहीं देख रहा हूँ। ये भारत है और लोगों की भावनाएं हैं। लोग थोड़े से निराश उदास जरूर हैं, लेकिन हतोत्साहित नहीं है। उनका कहना है इस बार नहीं, अगली बार से। मुंबई से कैमरामैन संतोष पालवन के सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। ऑस्ट्रेलिया ने ये मुकाबला 6 विकेटों से जीत लिया है और मुख्य तौर पर इस वक्त हमारे साथ वानखेड़े स्टेडियम में। आपका नाम बताइए, व्हाट इज योर नेम? यशवी शाह। वेयर आर यू फ्रॉम? Sydney, Australia. Australia has won the World Cup. What is your reaction? I'm happy for either team. I'm a win-win situation. So But you are wearing an Indian team jersey. I'm born in India, but I'm raised in Australia. So I've been there 30 years. The takeaway is you can't underestimate anyone. It's a wild card. India deserve to win this whole tournament. They haven't lost. It's just bad luck today. And I think the batting performance in the first innings was not good enough. 240 was too less. आप मेरे साथ कुछ भारतीय फैंस भी है, ये बताइए। थोड़ी सी निराशा हुई है, लगातार हम लोग मैच जीत रहे थे, लेकिन आज जो फाइनल मैच में जब उम्मीदें थी तब इस तरह से निराशा। सबको तो लगा था ना, 10 में से 10 जीत गए, एक ही बाकी था। फाइनल सब परफेक्ट होने वाला था, पर होता है कभी कभी। क्रिकेट है, ह्यूमन एरर होता है, बट वेल प्लेड टीम इंडिया, वेल प्लेड टीम ऑस्ट्रेलिया। क्या लगता है कि हर डिपार्टमेंट में ऑस्ट्रेलियन टीम अच्छा खेली? फील्डिंग ऑस्ट्रेलिया का तो बहुत ही अच्छा था, पर हमारा स्टार्टिंग में बैटिंग ठीक चल रहा था। फील्डिंग भी थोड़ा टाइट रखना चाहिए, थोड़ा रन्स बच जाता तो मे भी चांस होता। पर आपको लगता है कि अगर 280 या 300 का स्कोर होता तो बहुत टफ होता? हाँ, डेफिनेटली पूरा माहौल ही चेंज हो जाता ना, फुल डिफरेंट ही फील रहता। पर अब तो क्या होता था हमको थोड़ी पता। आपका क्या नाम है? क्या रिएक्शन? और जो सब बोल रहे हैं, इंडिया को थोड़ा टाइट फील्डिंग करना चाहिए सर, और थोड़ा अच्छा रन बनाना था सर। उम्मीद था, लेकिन वो लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे। कॉन्फिडेंट हो गए। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा जो भारतीय फैंस है वो कहीं ना कहीं उनको निराशा निश्चित तौर पर हुई है, क्योंकि उम्मीद थी जिस तरह का पूरे वर्ल्ड कप के दौरान टीम इंडिया का प्रदर्शन रहा, उसको देखते हुए लग रहा था कि जो फाइनल मुकाबला है उसमें कहीं ना कहीं टीम इंडिया अच्छा कर पाएगी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया सही मायने में हर डिपार्टमेंट में उन्होंने बेहतर किया, फिर चाहे फील्डिंग की बात हो, बैटिंग की बात हो या फिर बॉलिंग की बात हो, हर डिपार्टमेंट में ऑस्ट्रेलिया टीम इंडिया से आगे रही और इसीलिए 6 विकेट से ये मुकाबला जो है वो कहीं ना कहीं टीम ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया है। मुंबई से कैमरा पर्सन अमित पवार के साथ रौनक कुकड़े, एनडीटीवी इंडिया के लिए। आगे बढ़ते हैं। लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा का आज सुबह की अर्घ्य के साथ समापन हो गया। इस पर्व को बिहार, उत्तर प्रदेश के साथ पूरे देश में मनाया गया। यहाँ तक कि जो भारतीय देश के बाहर हैं उन्होंने भी छठ को पूरी श्रद्धा के साथ मनाया। ये पर्व 4 दिनों का होता है, जिसमें पहले दिन नहाए खाए, दूसरे दिन खरना और तीसरे दिन शाम को डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और फिर आखिरी में चौथे दिन सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ इसका समापन हो जाता है। इस साल भी राज्य सरकारों ने इसे लेकर कई तरह की तैयारियां की थी। राजधानी दिल्ली में जहां 1000 घाट बनाए गए, तो वहीं गाजियाबाद में नगर निगम ने लेजर शो का भी आयोजन किया। इस महापर्व पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देश को बधाई दी और सभी के जीवन में नई ऊर्जा और उत्साह के संचार की कामना की।
और बिहार वो राज्य है जहां पर छठ पूजा की धूम सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। इस खास मौके पर राज्य के मुख्यमंत्री ने भी अपने आवास पर परिवार के साथ छठ का महापर्व मनाया। उन्होंने शाम को डूबते सूर्य और सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य दिया। नीतीश कुमार की बड़ी बहन उषा देवी ने छठ पूजन की थी। उन्होंने कहा कि जब नीतीश पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तब से वो छठ कर रही हैं और इस बार उन्होंने मन्नत मांगी थी कि नीतीश कुमार देश के प्रधानमंत्री बने। कल डूबते हुए सूरज को अर्घ्य देने के बाद नीतीश कुमार पटना के घाट पर भी पहुंचे और सभी को महापर्व की बधाई दी।